जय हिंद दोस्तों। आज का टेस्ट सीरीज में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि ये टेस्ट सीरीज में 55 क्वेश्चन तक हो गया था, आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जिसमें से जो टाइट क्वेश्चन रहेगा या एग्जाम में आने का संभावना नहीं है उसको स्किप करवा देंगे। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैचिंग के लिए बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्लास ए बी सी डी फायर दिया है और उसका आप लोग का अगेंस्ट में ऑप्शन सब दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्लास ए फायर आप लोग का, अगर ए क्लास फायर जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का लकड़ी पेपर इस सब से लगने वाला जो फायर होता है उसको हम लोग, आप लोग का अगर वुड पेपर इस सब प्लास्टिक रबर इस सब आप लोग का आता है, तो ये कंडीशन में हम लोग ए क्लास फायर इसको बोलते हैं। उसी हिसाब से क्लास बी फायर में देखिए, क्लास बी फायर में हम लोग जो ज्वलनशील जो आप लोग का लिक्विड रहता है, जैसे कि आप लोग का पेट्रोल हो गया, आप लोग का डीजल हो गया, इसी हिसाब से आप लोग का किरोसिन हो गया, स्पिरिट हो गया, ये सब आता है। आप लोग का ज्वलनशील जो लिक्विड है ये क्लास बी में आता है। उसी हिसाब से सी क्लास फायर में आप लोग का इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें आप लोग का जो आग लगता है वही कैटेगरी में ये आप लोग का सी क्लास क्लासिफिकेशन होता है। उसी हिसाब से डी क्लास में देखते हैं। डी क्लास में हम लोग देखते हैं, डी क्लास में क्या होता है, जैसे कि दहनशील जो पदार्थ रहता है, जैसे कि आप लोग का सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो आप लोग का दहनशील पदार्थ है ये आप लोग का डी क्लास में आता है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। ऐसा ऑप्शन देखिए आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन डी में। देखिए ऐसा ऑप्शन आप लोग को मिलेगा। तो इसी हिसाब से कैटेगराइज होता है, जो कि आप लोग का एग्जाम में बार बार आ रहा है। क्लास ए फायर आ रहा है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी आ रहा है। ऐसे क्लास ए फायर में जैसे कि आप लोग का वुड आप लोग का हो गया, पेपर हो गया, इस सब से लगने वाला आग होता है। क्लास बी में आप लोग का जो ज्वलनशील लिक्विड होता है, पेट्रोल डीजल स्पिरिट किरोसिन इस सब वगैरह में जो आग लगता है, इसी हिसाब से क्लासिफाइड है। क्लास सी फायर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते आप लोग का जो आग लगता है उसी का क्लासिफिकेशन है। क्लास डी में आप लोग का जो कम्बिस्टिबल मटेरियल रहेगा, दहनशील जो मटेरियल रहेगा, उससे लगी हुई आग से ये होता है डी क्लास फायर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए मैचिंग करेंगे तो डी में मिलेगा। चलिए 57 को हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप यहीं पर आ गया एनएमजी स्टैंड्स पर, एनएमजी स्टैंड्स पर न्यू मॉडिफाइड गुड्स होगा। ये ऑप्शन बी के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का जब भी कोडा लाइफ खत्म हो जाता है आप लोग का कोचिंग का, तो उसका अगर बॉडी कंडीशन देख के इसको एनएमजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैक्सिमम आईसीएफ कोच में ये सब हो रहा है, तो इसको एनएमजी का रैक बनाया दिया जाता है, याद रखिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का पर्पज क्या होता है, ये डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA टू फंक्शन आर, ये देखिए वाटर रेजिंग अपरेटस जो होता है उसको आप लोग का इसके लिए जो प्रेशर रहता है मिनिमम एक रहता है, मैक्सिमम रहता है। ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग का वाटर रेजिंग अपरेटस के लिए मिनिमम और मैक्सिमम ऑप्शन में ठीक से देखेंगे तो आप लोग का ऑप्शन ए में नजर आएगा। देखिए 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा, और आप लोग का मैक्सिमम आप लोग का प्रेशर होगा 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर WRA सिस्टम के लिए, वाटर रेजिंग अपरेटस के लिए। प्राइमरी लक क्लियरेंस ऑफ बीओ बियर एंड डोर, ये देखिए बीओ बियर एंड डोर जो कि हुपर टाइप का वागन होता है आप लोग का, ये रैपिड आप लोग का डिस्चार्ज रहता है, इसमें बीओ बियर एंड वागन है, इसको याद रखिए। ये आप लोग का बटम रैपिड डिस्चार्ज टाइप का वागन होता है, हुपर वागन होता है। तो इसमें प्राइमरी लॉक का क्लियरेंस आप लोग का 5 mm में रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए आप लोग का दिया है CTZ-AC और LW-CTZ-AC, ये दिया है, दो टाइप का कुछ दिया है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी दिया गया है। ये देखिए आप लोग का जो LW-CTZ-AC जो होता है ये आप लोग का LHB विस्टाडोम कोच होता है। ये होता है आप लोग का LHB का विस्टाडोम कोच होता है, कि जिसमें कि आप लोग का जो विस्टाडोम कोच होता है ये देखिए आप लोग का टूरिस्ट कार कोच होता है। तो ये आप लोग का LW-CTZ-AC जो रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ कोच हो जाएगा LHB-AC विस्टाडोम टूरिस्ट कार होता है या टूरिस्ट कोच होता है। तो इसमें आप लोग का जो
सीट कैपेसिटी, बर्थ कैपेसिटी आप लोग का चेयर कार होता है, ये आप लोग का सीट कैपेसिटी 44 होता है। और आप लोग अगर ये LW CTZ AC का अगर आप लोग को याद हो गया तो ये देखिए आप लोग का सिंपल जो आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग का ये LW CTZ AC विस्टा LHB विस्टाडोम जो आप लोग का टूरिस्ट कार चेयर कार कोच होता है, इसमें आप लोग का सीटिंग कैपेसिटी 44 हो गया। उसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए सिंपल आप लोग का CTZ AC जो आप लोग का टूरिस्ट कार कोच है विस्टाडोम का, इसमें आप लोग का कितने का संख्या में सीट रहेगा ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। फुल फॉर्म ऑफ उदय, ये देखिए आप लोग का उदय के लिए फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनल यात्री एक्सप्रेस, ये होता है आप लोग का, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए, उदय यू फॉर उत्कृष्ट हो जाएगा, डी फॉर डबल डेकर, इसके बाद आप लोग का ए एयर कंडीशन, ये देखिए आप लोग का यात्री कोच वाई फॉर हो जाएगा यात्री आप लोग का कोच या एक्सप्रेस, उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस, उदय का फुल फॉर्म यही होता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, कथक डांस फ्रॉम बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, ये देखिए कथक डांस पूछ रहा है कौन सा स्टेट के लिए है, ये देखिए तमिलनाडु के लिए होगा नहीं, केरला के लिए होगा नहीं, कर्नाटका के लिए होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग का जो कथक होता है, कथक डांस जो होता है ये आप लोग का यूपी का डांस है, उत्तर प्रदेश का, इसको याद रखिए। द पंजाबी नॉवेल पिंजर इज ऑथराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑथर ऑफ इंडिया, ये देखिए पंजाबी उपन्यास जो पिंजर है इसको कौन लिखे हैं, इसका ऑथर कौन है, तो यहीं पर आप लोग का क्या ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा, ये देखिए 65 का, ये आप लोग याद रखिए, बीच बीच में जीके भी आ जाता है, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग का पिंजर जो पंजाबी नॉवेल है, इसका ऑथर है आप लोग का, इसका लेखक है अमृता प्रीतम है, याद रखिए यहीं पर अमृता प्रीतम ये हो जाएंगे, ऑथर हो जाएंगे पिंजर का, जो कि पंजाबी नॉवेल है, पंजाबी उपन्यास है। विच वॉज द फर्स्ट फुल्ली एसी ट्रेन, ये देखिए आप लोग का फर्स्ट फुल्ली एसी ट्रेन पूछ रहा है, जो कि आप लोग का हो जाएगा पूर्वा एक्सप्रेस हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए, पूर्वा एक्सप्रेस। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जैसे कि पूर्वा एक्सप्रेस आप लोग का रन करता है हावड़ा टू न्यू दिल्ली है, इसका जो आप लोग का हावड़ा टू न्यू दिल्ली NDLS आप लोग का बीच में यही दो आप लोग का स्टेशन के बीच में ये रन करता है, जो कि पहले बार के लिए आप लोग का रन किया था आप लोग का 2 अक्टूबर 1956 को ये पहली बार रन किया था। तो इसमें आप लोग का जो फर्स्ट आप लोग का फुल्ली एसी ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा टू न्यू दिल्ली 2 अक्टूबर 1956 को पहले बार के लिए शुरू हुआ था। तो इसमें आप लोग का फुल्ली एसी ट्रेन है, इसको याद रखिए, ये भी रेलवे रिलेटेड आप लोग का जीके है। ये देखिए आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल एंथम, आप लोग का जो राष्ट्रीय गान के बारे में निम्नलिखित बयानों में विचार करें, दिया है क्या है, इसके बारे में स्टेटमेंट सब दिया है, इसको देख सकते हैं। इट वाज फर्स्ट सिंग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये देखिए आप लोग का जो 1911 में कलकत्ता में जो आप लोग का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, उसी में पहले बार के लिए 27 दिसंबर को गाया गया था, ये भी आप लोग का सही बात है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए, इट वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950, इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है, ये भी सही बात है। प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इच अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड, राष्ट्रगान को पूर्ण संस्करण को बजाने के लिए समय इसका लगभग 52 सेकेंड है, ये भी सही है। तो आप लोग का ऑप्शन 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये देखिए यहीं पर आप लोग का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूछ रहे, तो जैसे कि ऑप्शन में आप लोग चलेंगे तो देखेंगे, यहीं पर देखिए जैसे कि द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 जुलाई 1947, आप लोग का जो नेशनल फ्लैग है उसको एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, आप लोग का कब अपनाया गया था, 2 जुलाई 1947 को,
ये भी आप लोग का सही बात है, ये याद रखें। द नेशनल कैलेंडर ऑफ द इंडिया वेस्ट सॉकर एरा हैज स्टार्टेड, ये थोड़ा गलती है, स्टार्टेड ये हो जाएगा 21 एंड 22 मार्च। ये देखिए आप लोग का जो सौका कैलेंडर है, जो कि आप हम लोग का नेशनल कैलेंडर है, सौका कैलेंडर बोला जाता है, जो कि आप लोग का आप मार्च महीना में आप लोग का 21 मार्च या 2 मार्च से शुरू होता है। तो ये आप लोग का सौका इरा से आप लोग का जो सौका इरा से शुरू हुआ है, नेशनल कैलेंडर को आप लोग का अपनाया गया है। तो ये जो कैलेंडर है आप लोग का, ये आप लोग का शुरू होता है आप लोग का 21 या 22 मार्च को, अगर लीप ईयर होने से 22 मार्च को शुरू होता है, इसको भी याद रखिए, जो कि आप लोग का फर्स्ट चैत्र बोल के बोला जाता है। तो इसी हिसाब से जो आप लोग का नेशनल कैलेंडर शुरू होता है, ये भी याद रखिए। तो ये भी सही चीज़ है, ऑप्शन सी भी ठीक है। द संग जनगण मन कंपोस्ट ओरिजिनली बाय Bengali by Rabindranath Tagore was adopted in its Hindi version by the Constitution Assembly 24th January 1950 as the national anthem of India। देखिए आप लोग का जन गण मन को आप लोग का इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, जातीय आप लोग का जो राष्ट्रगान आप लोग का है, नेशनल एंथम है, जातीय संगीत है, इसको अपनाया गया था। तो आप लोग का 1950 में अपनाया गया था, तो 24 जनवरी को। तो इसको ओरिजिनली इसको आप लोग जो बंगाली में लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ये आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। ओरिजिनल आप लोग का बंगाली में लिखा गया था, जिसको कि अपनाया गया था आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा 24 जनवरी 1950 को। ये भी आप लोग का सही है। द नेशनल संग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली। ये देखिए जो आप लोग का वंदे मातरम है, इसको आप बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लेकिन ओरिजिनली बंगाली में नहीं लिखा था। ये ओरिजिनली आप लोग का संस्कृत था, याद रखिए। तो ये आप लोग का ऑप्शन जो ए है, ये आप लोग का गलती हो जाएगा, इसको याद रखिए। वंदे मातरम रिटिन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली इन संस्कृत हो जाएगा, बंगाली होगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ इरमी जमालपुर। ये देखिए इरमी का फुल फॉर्म भी आता है, इरमी जमालपुर का यहीं पर पूछ रहा है कि हेड कौन होते हैं। तो इसमें आप लोग का जीएम रहते हैं, ना डीन रहते हैं, ना पीसीएमई रहते हैं, ना डायरेक्ट रहते हैं, इसका क्वेश्चन यही है। तो यहीं पर आप लोग का जो इरमी है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो जमालपुर में है, इसका जो हेड रहते हैं वो होते हैं डायरेक्टर होते हैं, याद रखिए। इसका जो हेड होते हैं ये डायरेक्टर होते हैं। जो कि अभी लेटेस्ट में आप लोग का पी रवि कुमार जी हैं, आप लोग का इरमी का डायरेक्टर हैं पी रवि कुमार। तो इसको याद रखिए, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो हेड होते हैं उनको डायरेक्टर बोल के बोला जाता है। IRMI is one of the oldest institute of this country and its history dates back to time it was the training school established। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का IRMI जो है आप लोग का रेलवे का एक आप लोग का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो कि आप लोग का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें आप लोग का करवाया जाता है। इसमें स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस भी चलता था, जिसमें आप लोग का 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्सेस करवाया जाता था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोर्सेस करवा के यहीं से आप लोग का ADME निकलते थे या AWM निकलते थे। तो यहीं पर आप लोग का जो IRMI है, ये ईयर ऑफ आप लोग का एस्टेब्लिश्ड कब इसको स्कूल को स्थापित किया गया था, यहीं पर क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का स्थापित किया गया था 1888 में, आप लोग का 1888 में किया गया था, 1888 में किया गया था, इसको याद रखिए। उसका स्थापित IRMI जमालपुर जो आप लोग का जो ट्रेनिंग स्कूल है, इसको स्थापित किया गया था 1888 में। तो ऑप्शन आप लोग
71 का ए के साथ चलिए। ऑन अक्टूबर 2018 ट्रेन 18 टर्न आउट फ्रॉम आईसीएफ एंड हैड ए स्पीड पोटेंशियल ऑफ, ये देखिए आप लोग का वंदे भारत जो ट्रेन 18 2018 में आप लोग का टर्न आउट हुआ था, तो इसमें इसका स्पीड पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो ये आईसीएफ द्वारा तैयार हुआ था और इसका स्पीड पोटेंशियल था आप लोग का 160 kmph। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ऑक्यूपेशनल डीजी कम्स अंडर व्हिच ऑफ डब्ल्यूसीए, ये देखिए डब्ल्यूसीए इसका फुल फॉर्म है, वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट है आप लोग का। डब्ल्यूसीए बोला जाता है, डब्ल्यूसीए ये आप लोग का 1923 में शुरू किया गया था, वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट। तो यहीं पर ऑक्यूपेशनल जो डिजीज रहता है ये आप लोग का जो WCA 1923 है उसका जो शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत ये आता है। जैसे कि जो ऑक्यूपेशनल डिजीज आप लोग कोई भी आप लोग का फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, तो इसमें आप लोग का डिजीज होता है जो कि आप लोग का रेडिएशन के द्वारा हो, वेल्डिंग के दौरान हो, आप लोग का अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड जो रेयर निकलता है, रश्मि निकलता है, इसके द्वारा आप लोग का कोई रेडिएशन होने से आपका कुछ अगर डिजीज हो या स्किन डिजीज हो, कैंसर हो, जो आप लोग का डस्ट केमिकल से रिलेटेड, ये डिजीज के लिए आप लोग का वर्क में कंपेंसेशन एक्ट ये शुरू किया गया था 1923 में। तो ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीज आप लोग जो काम करते हैं उसके द्वारा जो डिजीज होता है कोई भी आप लोग का फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप में, तो इसके लिए आप लोग का जो कंपेंसेशन एक्ट शुरू किया गया था। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है ये किसके अंडर में आता है, ये आता है आप लोग का शेड्यूल 3 है, उसके अंतर्गत आता है। इसमें पूरा लिस्ट दे दिया गया है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन इज कॉल्ड, ये देखिए आप लोग का स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रेशियो रहता है, जो आप लोग का अनुपात रहता है, इसको क्या बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस, इसको भी थोड़ा याद रखिए। जैसे कि बोले हैं जो टाइट क्वेश्चन या आप लोग का आने का संभावना नहीं है वो क्वेश्चन को स्किप करवा देते हैं। टेम्परिंग रिफर्स टू कन्वर्सन फ्रॉम, ये देखिए टेम्परिंग जो प्रोसेस होता है आप लोग का जो इसको पूछ रहा है ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन डी में आप लोग का देखिए सही आंसर मिलेगा। ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट जो होता है, ये जो फॉर्म होता है आप लोग का कन्वर्सन होता है, तो यहीं पर जो रूपांतरण होगा आप लोग का ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट, इसको ही हम लोग बोलेंगे टेम्परिंग बोल के बोलेंगे। द कोडाल लाइफ ऑफ कन्वेंशनल कोचेस, डिपार्टमेंटल कोचेस एंड LHB कोचेस आर गिवन एच, ये देखिए आप लोग का कन्वेंशनल कोचेस का दिया है, उसके बाद डिपार्टमेंटल कोच, LHB कोच का कोडाल लाइफ दिया है। तो इसको देखते हैं। देखिए आप लोग का यहीं पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कन्वेंशनल कोचेस का आप लोग का क्या होता है, कन्वेंशनल कोचेस का आप लोग का 25 साल होता है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग सी में चलिए। जैसे कि 25 साल हो गया कन्वेंशनल कोच का, 40 साल आप लोग का डिपार्टमेंटल कोच का, और LHB कोच का आप लोग का क्या हो जाएगा, ये 30 नहीं, ये हो जाएगा आप लोग का 35 ईयर्स हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को और एक बार देख लेते हैं। और एक बार देखते हैं, जैसे कि आप लोग का जो कन्वेंशनल कोचेस होता है, कन्वेंशनल कोचेस का आप लोग का 25 साल होता है, उसके बाद डिपार्टमेंटल कोच का 40 साल होता है, ये थोड़ा गलत है, ये आप लोग का LHB कोच का 35 साल होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग का लगभग ठीक बैठ रहा है। इसको भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। जैसे कि इंडिविजुअली भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि LHB या कन्वेंशनल या डिपार्टमेंटल कोचेस का आप लोग का कोडाल लाइफ कितना है, इसको भी याद रखिए। कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वर ऑफ एयर स्प्रिंग इच डेस लीटर, यहीं पर देखिए एयर स्प्रिंग के लिए मेन रिजर्वर का पूछ रहा है, मेन रिजर्वर का 150 लीटर रहता है। इस हिसाब से आप लोग का कमेंट्स में बताइए कि ब्रेकिंग परपोज के लिए कितना रहता है आप लोग का रिजर्वर का कैपेसिटी, और आप लोग का टॉयलेट सिस्टम के लिए रिजर्वर कैपेसिटी आप लोग कमेंट्स में बताइए।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80 थोड़ा यहाँ पर शायद गलत है। यहीं पर आप लोग का जो देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर आप लोग का कैपेसिटी पूछ रहा है, जो कि आप लोग का इनबिल्ट रहता है 160 किलो न्यूटन। आप लोग का जो एयर स्प्रिंग रहता है, इसमें आप लोग का ऑक्सिलरी एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर जो इनबिल्ट रहता है उसका यहीं पर कैपेसिटी शायद पूछ रहा है। तो यही कंडीशन में आप लोग का 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग कैपेसिटी के लिए जो ऑक्सिलरी रिजर्वर रहेगा उसका आप लोग का जो कैपेसिटी होगा जो कि इनबिल्ट रहेगा, ये हो जाएगा आप लोग का 60 लीटर हो जाएगा। इसको याद रखिए, ऐसा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व्स फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग बोगी। एक एयर स्प्रिंग बोगी में लेवलिंग वाल्व एलबी कितना रहता है, लेवलिंग वाल्व 2 रहेगा। उसी हिसाब से अगर टोटल कोच के लिए पूछने से 4 कीजिए। इसी हिसाब से आप लोग बताइए कि डुप्लेक्स चेक वाल्व आप लोग का एक एलएचबी कोच में कितना रहता है, इसको कमेंट्स में बताइए। मोर देन 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप इन एयर स्प्रिंग फिटेड ट्रेन द रेस्ट्रिक्टेड स्पीड इज परमिसिबल अप टू डेज kmph। ये देखिए यहीं पर आप लोग का एलएचबी रैक के लिए, एलएचबी कोच के लिए पूछा है। अगर आप लोग का 1.5 kg से ज़्यादा अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है एयर स्प्रिंग से, तो इसमें हम लोग जो रेस्ट्रिक्शन करेंगे स्पीड रेस्ट्रिक्शन, ये आप लोग को पता है, ये आप हो जाए रिपीटेड क्वेश्चन है। 60 kmph में गाड़ी जाएगा। पहले आप लोग का एयर स्प्रिंग जहाँ पर आपका लीकेज है आप लोग देखिए उसके हिसाब से उसको आइसोलेट कीजिए। आइसोलेट करके और इसको आप लोग का एयर स्प्रिंग में लीकेज है तो वही कंडीशन में आप लोग का स्पीड रेस्ट्रिक्शन 60 kmph दे के आप लोग को गाड़ी को छोड़ना है। आगे पीछे गार्ड ड्राइवर के पास आप लोग को एंडोर्समेंट करना पड़ता है, उसी हिसाब से उसको 60 kmph में अलाउ किया जाता है। उसी हिसाब से ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि देखिए प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन होने से आप लोग का कितना स्पीड रेस्ट्रिक्शन है। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग है तो उसके लिए भी अलग है, ये भी ज़रूर ध्यान में रखिए। और आप लोग चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं एलएचबी कोच के लिए प्राइमरी स्प्रिंग टूटने पर कितना होगा, सेकेंडरी में अगर कॉइल स्प्रिंग है तो सेकेंडरी स्प्रिंग टूटने से कितना आप लोग का स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। क्लियरेंस ऑफ चेक रेल ऑन द कर्व इन बीजी। ये देखिए ब्रॉड गेज में कर्व्स के लिए, कर्व जहाँ रहेगा उसके लिए चेक रेल का क्लियरेंस पूछ रहा है। क्लियरेंस ऑफ चेक रेल ऑन द कर्व्स इन बीजी, कर्व्स में आप लोग का चेक रेल का जो क्लियरेंस है पूछ रहा है ब्रॉड गेज के लिए। याद रखिए ये 44 mm होता है। सीबीसी नकल इज डिवाइडेड इनटू डेज जोन्स। ये देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सीबीसी नकल को 4 भाग में आप लोग को 4 ठो जोन में देखिए इसको डिवाइड किया गया है। Which of the following rules of डिसिप्लिन एंड अपियर रूल 1968 डो स्पेसिफाई पेनल्टी। ये देखिए आप लोग का जो डिसिप्लिन एंड अपियर रूल 1968 डीएनडीए रूल 1968, ये आप लोग का जो पेनल्टी को स्पेसिफाई करता है कौन सा रूल है, ये रूल 6 है। इसी में ही वर्णित है आप लोग का पेनल्टी के बारे में। Who is the competent authority to make rules on रेलवे सर्वेंट डीएनडीए रूल। आप लोग का रेलवे सर्विस डीएनडीए रूल में जो अथॉरिटी हैं कि रूल बनाने के लिए, रूल को मॉडिफाई करने के लिए, तो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति जी ही इसमें कोई भी रूल में नया रूल कर सकते हैं, रूल में सुधार करते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही ये आप लोग का पावर है। हु इज़ द अथॉरिटी टू सैंक्शन स्पेशल डिजेबिलिटी रूल। ये देखिए विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्राधिकारी कौन है, यहीं पर देखिए डीआरएम साहब हो जाएंगे। व्हिच ऑफ द बिलो रिफर्स टू डेड सरप्लस। ये देखिए ये स्टोर का क्वेश्चन है। डेड सरप्लस किसको बोलते हैं, तो डेड सरप्लस हम लोग आइटम जो रहता है उसको डेड सरप्लस आइटम बोलेंगे जब आइटम आप लोग का जो आइटम है जो कि आप लोग का पिछले 2 साल में यूज नहीं हुआ या आने वाले 2 साल में भी इसका यूज होने का संभावना नहीं है, लास्ट 24th मंथ में यूज नहीं हुआ है और आने वाला 24th में भी आप लोग का 24 महीना में भी 24 महीना में भी इसको यूज होने का संभावना नहीं है, तो इसको
हम लोग बोलेंगे डेड सरप्लस बोलेंगे। तो ऐसा देखिए ऑप्शन अगर चलेंगे तो आप लोग को देखिए ऑप्शन ठीक से देखिए, तो यहीं पर ऑप्शन डी में देखिए आप लोग को मिलेगा, These are the items which have not been issued to any intender during past 2 years होना चाहिए था, past 2 years or more than and more and not likely to utilize on any railway within next 2 years। इसका मतलब ये देखिए जो डेड सरप्लस आइटम होता है आप लोग का इशू नहीं किया गया है 2 साल तक, पिछले 2 साल में, और आने वाले 2 साल में भी इसका इशू होने का चांस नहीं है, यही कंडीशन में इसको डेड सरप्लस बोलेंगे। इन रेलवे ए कैटेगरी आइटम्स आर हु, ये देखिए रेलवे में आप लोग का ए कैटेगरी आइटम देखेंगे, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल में ए बी सी देखते हैं, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, तो उसमें आप लोग का ए कैटेगरी आइटम किसको बोला गया है कि यहीं पर देखिए, यहीं पर हो जाएगा ऑल हाई कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स हु रिप्रेजेंट्स 70% ऑफ द टोटल इशू। ये देखिए जो टोटल वैल्यू का 70% निर्धारण करेगा, 70% जो वैल्यू रहेगा उसको ए कैटेगरी वैल्यू बोलेंगे। वो जो आइटम रहेगा जिसका कि आप लोग का कंजम्पशन वैल्यू 70% होगा उसको ए कैटेगरी आइटम बोल के बोला जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये देखिए यहीं पर कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, कन्वर्सन कीजिए 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप लोग न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में इसको आप लोग को कन्वर्ट करना है। तो इसका भी रूल थोड़ा जान लीजिए कि जैसे आप लोग का 1 kg पर आप लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर जो रहता है इसको 0.098 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। याद रखिए 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो रहता है 0.098 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसको अगर आप लोग गुना कर देंगे 10 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का 0.98 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.98 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहीं पर ऑप्शन ये बी ही होगा आप लोग का। तो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आप लोग का 0.98 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द हॉस पाइप फ्रॉम एयर स्प्रिंग टू डंप भाल इन mm, ये देखिए यहीं पर आप लोग का लेंथ ऑफ एयर हॉस पाइप पूछ रहा है, एयर स्प्रिंग से आप लोग का डंप भाल के बीच में दो लेंथ पूछ रहा है, ये कितना होगा, ये आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए 550 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रेस्क्राइब टॉर्क फॉर टाइटेनिंग द प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर एंड कंट्रोल आर्म, ये देखिए यहीं पर पूछा है आप लोग का प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो रहता है उसका नट बोल्ट को कितना टॉर्क देके टाइट करेंगे, और कंट्रोल आर्म का आप लोग का जो हाउसिंग बोल्ट है उसको कितना टॉर्क देके टाइट करेंगे। एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में अगर चलेंगे तो देखिए आप लोग का प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर के लिए कितना होगा 100 न्यूटन मीटर, इसका जो हाउसिंग नॉट बोल्ट है इसके लिए 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए। उसी हिसाब से कंट्रोल आर्म का आप लोग का हाउसिंग बोल्ट के लिए चाहिए 170 न्यूटन मीटर चाहिए टॉर्क, इतना टॉर्क देकर टाइट करेंगे, जो कि आप लोग का ऑप्शन में नहीं है, इसको याद रखिए। ऑप्शन ये हो जाएगा आप लोग का नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। डी के साथ चलिए, द प्रेस्क्राइब्ड गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर फॉर FTIL एंड KVR, ये देखिए FTIL और नॉर ब्रेमसी कंपनी के लिए आप लोग का फोनिक व्हील, और ये देखिए आप लोग का गैप पूछा है स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में, दो कंपनी का दिया गया है FTIL और KV का। तो देखिए FTIL में कितना होता है ये देख लीजिए, FTIL में आप लोग का 0.9 से 1.4 mm होता है, ये आप लोग का FTIL के लिए जो कि गैप है फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में। उसी हिसाब से नॉर ब्रिमसे का हो जाता है 1 से
1.5 mm होता है, 1 से 1.5 1.5 होता है उसका आप लोग का फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर का बीच में गैप, इसको भी याद रखिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में ये मिल रहा है, तो आप लोग का ऐसा ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो 93 का आप लोग बी के साथ चलिए। सी क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग, ये देखिए अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ओडिसी का पूर्ण रूप क्या होता है, अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। सी क्लास ओडिसी ये ओनली दिन में ही मूव करेगा, डे लाइट में, याद रखिए। और इसका भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन ABC जो आप लोग का ओडिसी है, इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस, मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस पूछ रहा है आप लोग का ब्रेक गियर पिन और बूश के बीच में, जो कि 1.5 mm का होता है। रिपीटेड क्वेश्चन। कंडोमिंग व्हील साइज लिमिट ऑफ LHB कोच, LHB कोच के लिए कंडोमिंग लिमिट 855 mm। स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ ICF कोच, ICF कोच में पैकिंग पीस देके बफर हाइट एडजस्ट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड पैकिंग पीस 4 साइज का रहेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। 13, 26, 38, 48 mm याद रखिए ऐसे 13, 26, 38, 48 ये 4 प्रकार साइज का ही स्टैंडर्ड पैकिंग पीस लगेगा ICF कोच में। इन ग्रॉस लोड कंडीशन द बॉडी बॉगी क्लियरेंस ऑफ नॉन AC GS कोचेज, ये देखिए आप लोग का यहीं पर बॉडी बॉगी क्लियरेंस पूछ रहा है, शायद ऑप्शन सब कुछ गलत है जैसे लग रहा है। तो यहीं पर देखिए बॉडी बॉगी क्लियरेंस सब पूछा है नॉन AC GS के लिए। तो आप लोग का ये C क्लियरेंस होता है, बॉडी बॉगी क्लियरेंस। तो ये क्लियरेंस आप लोग बताइए कमेंट्स में कितना हो सकता है आप लोग का बॉडी बॉगी क्लियरेंस नॉन AC GS कोच के लिए क्या होगा, आप लोग कमेंट्स में इसको बता सकते हैं। जैसे कि बॉडी बॉगी जो क्लियरेंस होता है इसको आप लोग देखेंगे तो जो C क्लियरेंस रहता है, ये देखिए ICF कोच के लिए आप लोग का 70 ± ये 3 रहता है, 70 ± 3 mm रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार आप लोग देखिए, अगर आप लोग बता पाएंगे तो बताइए। ग्रॉस लोड कंडीशन में बॉगी आप लोग का बॉडी बॉगी क्लियरेंस नॉन AC GS कोच के लिए कितना होगा। 98 का क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए। ग्रॉस वेट ऑफ द WGS CZ AC, ये देखिए आप लोग का CZ AC के लिए AC चेयर केयर के लिए पूछ रहा है आप लोग का। तो क्या पूछ रहा है यहीं पर, ग्रॉस वेट पूछ रहा है। तो 99 का देखिए आप लोग क्या होगा, 99 का इसका भी जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो ये होगा आप लोग का 54.98 टन होगा। आप लोग का ग्रॉस वेट जो है आप लोग का WGS CZ AC कोच का, ये हो जाएगा आप लोग का 54.98। आप लोग का जो AC चेयर कार ये कोच के लिए ग्रॉस वेट कितना होगा कोच का पूछ रहा है, 54.98 टन। ब्रेकिंग डिस्टेंस पर LHB कोच एट द रेट ऑफ 160 kmph, 160 kmph में LHB कोच के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस 1200 मीटर, याद रखिए। Which one of the following language is not included in the 8th schedule of the Constitution even though it is the official language of a state? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा किसी राज्य की आधिकारिक भाषा होने के बावजूद संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया, इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये देखिए कौन सा स्टेट का ये आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। इंग्लिश जिसको कि आप लोग का 8वीं अनुसूची में रखा नहीं गया है भाषा को, वो है इंग्लिश। Which of the following language was added to the 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये देखिए 21वीं संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आप लोग का 21वें संविधान के संशोधन में ये देखिए सिंधी को ही जोड़ा गया है, सिंधी भाषा। एट शेड्यूल डील्स विथ, 8 शेड्यूल जो आप लोग का लैंग्वेज के साथ ये डील्स करता है, भाषा के साथ। 8वीं अनुसूची संबंधित है लैंग्वेज के साथ, भाषा के साथ। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन स्टेटस एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है? देखिए, इसको दर्जा दिया गया है, इसको आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्टेटस दिया गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का आर्टिकल अनुच्छेद 343 का 1, इसमें ही दर्जा दिया गया है यही अनुच्छेद के अनुसार। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which amendment act inserted provision regarding authoritative test of the constitution in the Hindi language? Which amendment act inserted provision regarding authoritative test of the constitution in the Hindi language? किस संशोधन अधिनियम में हिंदी भाषा में संविधान के आधिकारिक परीक्षण के संबंध में प्रावधान शामिल किया गया है? ये देखिए आप लोग का 106 का ये हो जाएगा 58th अमेंडमेंट, आप लोग का 58वां संशोधन है। इसी 1987 के अनुसार आप लोग का हिंदी भाषा को संविधान में आधिकारिक परीक्षण के संबंध में प्रावधान में शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987। द कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए, राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। जैसे कि राज्यसभा से आप लोग का 10 के संख्या में रहेंगे, इसी हिसाब से लोकसभा से 20 मेंबर रहेंगे, ये भी याद रखिए। द मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज आर इलेक्टेड respectively by the members of the House of the People and members of the Council of State। राजभाषा समिति के सदस्यों का चुनाव क्रमशः लोकसभा के सदस्य और राज्य परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोग का जो इसका इलेक्शन होता है ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का मेंबर के लिए, तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है। तो किस आप लोग का अब पद्धति से किया जाता है? आप लोग का नॉमिनेशन से किया जाता है, वोटिंग से किया जाता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का मेंबर कमेटी जो आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज का इलेक्टेड होंगे, इसके लिए कौन सा आप लोग का प्रक्रिया में होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर ये होता है बाय नॉमिनेशन के द्वारा होता है, याद रखिए। इसको नॉमिनेशन के द्वारा ही आप लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का मेंबर को चुना जाता है। द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। भारत की आधिकारिक भाषा के संबंधित प्रावधानों के संशोधन किया जा सकता है। द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो कैसे, किस प्रक्रिया में, किस पद्धति में इसको आप लोग का संशोधन किया जाएगा? तो इसको सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से ही इसको संशोधन किया जाएगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द उर्दू लैंग्वेज इज स्पोकन। ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट में, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में, कौन सा स्टेट में उर्दू भाषा बोली जाती है? ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।